ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे ना तो आपको एहसास नहीं होगा। कई बार आप लोगों पे भरोसा किया आपने और ठगे गए। ये जानने के लिए आप ये बताओ कितनी माए बहनें हैं, कितने भाई हैं जो मुझे मेरे बारे में जानते हैं। मुझे नहीं, मुझे तो जानते हैं, लोग मेरे बारे में जानते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करो जो मेरे बारे में जानते हैं। ये अच्छा है, फिर वो बताने का कोई मतलब नहीं। ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को हम इस देश में अंग्रेजों के गुलाम थे, और जो लोग गुलाम होते हैं उन पर अधिकार नहीं होते। इसलिए जब 15 अगस्त को हम आजाद हुए तो 15 अगस्त को हमें बहुत सारे अधिकार नहीं मिले। वो अधिकार हमें कब मिले? वो अधिकार हमें तब मिले जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में लागू। इसलिए हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, उनको नमन करते हैं, माला चढ़ाते हैं, उनके जय जयकार लगाते हैं, उनकी मूर्तियां लगाते हैं, घरों में उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन सिर्फ याद करना, माला चढ़ाना, फूल चढ़ाना, उनको नमस्कार कर लेना, ये काफी नहीं। बाबा साहब के संविधान ने इस देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। परिवर्तन ये था कि जिनको इंसान भी नहीं माना गया, जिनको जानवर माना गया, जिनके अधिकार बंद कर दिए गए, जिन महिलाओं को कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था, जिन महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने का अधिकार नहीं था, जिन महिलाओं को घूंघट से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब के संविधान ने उन महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, पुरुषों के बराबर। ये अधिकार अब उस संविधान नामक जो किताब है उसमें सारे अधिकार हैं। और बाबा साहब की इच्छा थी कि जब हमारे लोग पढ़ लिख लेंगे, उन्होंने नारा भी दिया शिक्षित बनो। शिक्षित बनाने का उनका उद्देश्य ये था कि पढ़े लिखे लोग ही कानून को समझ पाएंगे, पढ़े लिखे लोग ही अधिकार को समझ पाएंगे, पढ़े लिखे लोग ही खुद भी जागरूक होंगे और लोगों को जागरूक कर पाएंगे। फिर उन्होंने नारा दिया संगठित रहो। जैसे आज आप इकट्ठे, वो अलग बात है, गांव में किसी बात को लेकर आपस में आपका कोई टकराव, पार्क को लेकर मुझे पता लग गया, जब मैं तभी मुझे मेरे कान में बताया गया कि भाई ऐसा कोई हो। दूसरा उन्होंने नारा दिया संघर्ष करो। संघर्ष किससे करना है इस बात को आप सुन लो। मेरे लिए आप परिवार हो, मैं परिवार में ये चाहता हूँ परिवार में एकता बनी रहे। मैं एक बार महाराष्ट्र था, मुझे एक मेरे साथी ने कहा, जैसे ललित भाई हमारे साथी, एक साथी ने मुझसे कहा कि भैया हम दिखावे का प्यार करते हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे देखो हमारा जो समाज है ना, अगर सच में उनमें प्यार होता ना, तो जैसे दो सगे भाई अगर सुबह आपस में लड़ने तो शाम में एक ही घर में रहते नहीं रहते? आप बताओ मुझे, एक ही थाली में खाना खा लेते नहीं खा लेते? एक ही गिलास में पानी पी लेते नहीं पी लेते? तो उसका समझाने का मतलब ये था, मुझे बात समझ आई कि अगर सच में हमारे अंदर प्यार है एक दूसरे के प्रति, तो चाहे 20 लड़ाई हो जाए लेकिन हम शाम को इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे आप में से कोई एक घर की 2 बेटियां हैं यहां बैठी हुई, कौन है? कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। एक घर की जो 2 बेटियां हैं, एक ये है, दूसरी कौन सी है? अच्छा तुम दोनों खड़ी हो, मेरे भाई के पास, जल्दी आओ जल्दी आओ, समय कम है मेरी प्यारी बहन, जल्दी आओ। सच बताओ, अगर ये तुम्हें कुछ बुरा कह दे या डांट दे तो कितनी देर गुस्सा रखोगी? ज्यादा नहीं रहते ना। अगर और भी और जोर से डांट दे, तुम्हारा कोई सामान तोड़ दे, कितनी देर गुस्सा रहोगी? शाम तक तो एक हो जाओगी ना। चलो बैठ, मैं बस आपको यही बता रहा हूं। असल में हम समाज को समाज नहीं मानते हैं, मेरी बात पे गौर करो। हम समाज को समाज नहीं मानते, हमारे अंदर वो प्यार नहीं पैदा हो पाया। हम जिस माँ के पेट से उसी को परिवार मानते हैं। हम झूठ बोलते हैं कि ये समाज, हम परिवार हैं, हम एक दूसरे के लिए खून दे देंगे, जान दे देंगे, रक्षा करेंगे, सब कुछ करेंगे, बाबा साहब की बात मानेंगे। नहीं, ये सच नहीं है। सच ये है कि हम परिवार उसे मानते हैं जो हमारे घर के अंदर रहता है और जिसको हम ये जानते हैं कि इसने भी उसी पेट से जन्म लिया जिससे मैंने जन्म लिया। सोचो, अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी यही सोचते तो क्या आज हम पे अधिकार आ पाते? अगर बाबा साहब भी यही सोचते तो क्या हम पे स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल पाता? और अब बाबा साहब ये सोचते तो क्या मेरी माँ बहनों को अधिकार मिल पाते? आपको पता है पहले क्या क्या प्रथाएं थी? पहले प्रथाएं थी सती प्रथा। पति मर जाता तो पत्नी को जिंदा चिता पे डालते थे, उसे धतूरा उतूरा पिला के वो पागल बेहोश टाइप हो जाते नशे में, फिर उसको जिंदा डाल देते थे।
महसूस करके देखो, उंगली जला के देखो कैसा एहसास होगा। तकलीफ होगी नहीं होगी? अगर उंगली जल जाती है, गलती से भी तकलीफ होती है ना, तो सोचो बाबा साहब हमें कहां से निकाल के लाए हैं। आप देखो, विधवा विवाह नहीं होता था, बाल विवाह होता था। जो बच्ची उस लायक मिली उसका विवाह कर देते थे, उसको अपमान सहना पड़ता था, उसको वो बीमार हो जाती, मुसीबतें, डॉक्टर के लिए इलाज नहीं था, हमें अस्पतालों में नहीं घुसने देता था कोई, हमें स्कूल नहीं जाने देता था कोई। और काला अक्षर है भैंस बराबर, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप कितनी अच्छी किताबें रख दीजिए, आपको कोई मतलब नहीं, पता ही नहीं लगेगा क्या। ऐसी जिंदगी से निकाल के लाए बाबा साहब हमें। लेकिन आज की जो सरकार है वो वापस हमें वहीं ले जाना चाहती है, जो अधिकार हमें मिले वो उनको छीनना चाहती है, और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई। काशीराम साहब कहते हैं जिस कौम को फ्री में खाने की आदत हो जाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती है। आज वो हमें मुफ्त में राशन देते हैं। क्यों देते हैं राशन? कि हम राशन खाएं और अपने घरों तक सीमित हो जाएं। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार देते हैं, इस वोट के जरिए हम शासन करेंगे, जो अधिकार हम पे नहीं है वो लेंगे, गरीबी, बेबसी, लाचारी खत्म कर देंगे। जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन दिला पाएंगे, जिनके पास घर नहीं उनको घर दिला पाएंगे, जिन पे रोजगार नहीं रोजगार दिला पाएंगे, जो पढ़े लिखे उनको नौकरी मिलेगी, माँ बहनों को अवसर मिलेगा, उनका सशक्तिकरण होगा, उनको संरक्षण मिलेगा। ये तमाम तरह की व्यवस्था है, ये सब हमारे लिए बनाई उन्होंने। लेकिन आज धीरे धीरे करके सरकार सब खत्म कर रही है। आज मेरे पढ़े लिखे नौजवान भाई सड़कों पे घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। आपने कैसे खून पसीना एक करके पढ़ाया होगा, आप याद करो वो दिन जब आपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा होगा, और शायद आपको उस पैसे कहीं और जरूरत होगी, लेकिन आपने फीस के तौर पर दिया होगा। कभी जब वर्दी बनवाई होगी, जर्सी खरीदवाई, याद करो वो दिन। आज इस देश में हम जानवरों के हालात में जाने वाले होगी। सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, वो सब लोग जो गरीब है उनको सबको मिटाना चाहती है सरकारें, और कोई हमारे लोगों को जागरूक नहीं कर रहा। सब इंतजार देख रहे हैं कि जल्दी से संविधान खत्म हो जाए, वो दिन आ जाए। मैं ये बार बार सोचता हूँ, क्या जवाब दूंगा मैं अपनी बहनों को, क्या जवाब दूंगा अपनी माओ को। मेरी पढ़ी लिखी बहनें और जो पढ़ रही है वो उम्मीद करते हैं कि हम भी कभी कुर्सी पे बैठेंगे, क्या जवाब दे पाऊंगा। इस देश में हम उनका मुकाबला सिर्फ वोट की ताकत से कर सकते हैं। जब वोट हमारे पास है, इसी वोट की वजह से तो आते लोग हमारी गलियों में, लेकिन क्या चुनाव के बाद कोई आता है ये पूछने की भूखे तो नहीं है, ये पूछने को बीमार तो नहीं हो। हम भीम आर्मी के लोगों ने यही कमाया, ना मैं विधायक हूं, ना एमपी, ना कुछ हूं। मैंने जो प्यार पैदा किया ये आप संघर्ष करके पैदा किया, और मैं कहीं भी किसी पर अन्याय अत्याचार होता है मैं नहीं कहना चाहता। कल मेरे पास एक फोन आया कासगंज के पास से, वहां ये हुआ कि एक लड़के को पुलिस 7 दिन पहले लेगी, उसके ऊपर एक आरोप था, उसके पिता ने कहा भाई आप जांच कर लो। 7 दिन तक उसको थाने में बिठा के रखा, और कल जब उसकी बुआ से मेरी बात हुई तो उसने मुझसे कहा भैया हम बस थाने गए तो उन्होंने हमें बताया नहीं कहाँ है, हमें कहा कि अस्पताल में भर्ती करा दिया। मैंने पूछा क्यों, तो उसने कहा उसने फांसी लगा ली थी, और उसकी बुआ का कहना था कि भैया वो मर गया लेकिन हमें घुसने नहीं दे रहे, आप हमारी मदद कर दो, ये जुल्म हो रहा है यहाँ। मैं उनको क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है जब मैं इनसे लड़ पाऊं। अभी मैं सड़कों पे लड़ सकता हूं जब कोई जुल्म हो, ज्यादती हो, जब किसी के साथ अन्याय हो, किसी बहन बेटी का अपमान हो। मैं बहुत रोज घटनाएं आप देखते होंगे, अभी मैं उरैया से लौटा, वहां उसके पति की हत्या कर दी थी। वो आज मैं उसकी रिपोर्ट लूंगा, आज 12 तारीख मैंने 11 तारीख का समय दिया था। उसका 12 साल का बच्चा है, उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक बच्ची तुम दोनों खड़ी हो ना, तुम दोनों उधर हो, इतनी बड़ी बच्ची है उसकी, सौम्या। उसको क्या जवाब दो, उसके पिता की हत्या कर दी गई है। वो उम्मीद लग कर रही है कि उनका मामा, उनका चाचा, ताऊ जो भी मानती हो कि चंद्रशेखर आजाद उनकी मदद करेगा। क्या मदद करूं मैं उनकी, क्योंकि सरकारें तो हमारे लोग दुश्मन लोग की बनी है, और हमारे लोग तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसलिए दिन रात मैं भीम आर्मी का एक साथी, आजाद समाज पार्टी के साथी फहीम भाई, विवेक भाई, हरिओम भाई, सब लोग, अशोक भाई, घूम रहे लोगों को समझाते हुए कि जिन लोगों ने आपसे मुंह फेर लिया आप भी उनका साथ मत दो, आप भी काम करने वाले व्यक्ति का साथ। आप ये बताओ, जब चुनाव बाद कोई आपको नहीं पूछता तो आपका उनका रिश्ता क्या हुआ? सिर्फ मतलब का हुआ ही नहीं हुआ। और एक आपका चंद्रशेखर आजाद 24 घंटे 7 दिन जिसको गोली मारी जाती है, क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। उसका खून मारा जाता, क्यों? उसको पकड़ के जेल में डाला जाता, क्यों? उसको 16 महीने, मेरी माओ से कह रहा हूं, एक बार महसूस करके देखो कि अगर बच्चा 4 दिन के लिए चला जाए मां पे क्या बीतती है। 16 महीने, 500 से ज्यादा दिन मुझे पकड़ के जेल में बंद रखा गया, मुझे लाठियों से पीटा गया, मेरा खून बहा गया। कमजोर होगा, कितना ताकत रही है आपके हाथ में।
अगर आप मेरे साथ खड़े होकर मुझे इस लड़ाई में मदद करोगे तो चंद्रशेखर ज्यादा दिन कमजोर नहीं रहेगा। और आप महसूस करो, जब आपका चंद्रशेखर ताकतवर होगा, क्या आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा? क्या आपके लिए नए अवसर नहीं पैदा करेगा? क्या अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाएगा? आप बहुत ताकतवर हो, आपने सबको ताकत दी। मैं फिर आपके बीच आया, ये तो ये भी आ जाते, लेकिन मेरा फर्ज था कि मैं आपसे आके अपील करूं। मैं अपनी माओ बहनों से पूछना चाहता हूं कि आप इस गरीबी की जिंदगी में खुश हो? बच्चा बीमार होता, कर्जा लेना पड़ता, नहीं लेना पड़ता इलाज कराने के लिए? अगर बेटी की शादी करनी पड़े तो कर्जा लेना पड़ता, नहीं पड़ता? जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। कब तक रहोगे इस देश में? वोट का अधिकार हमें इसलिए दिया गया था कि जुर्म जाति बंद हो जाए और हमें भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। एक तरफ पैसे वाला होता जा रहा है, सरकार ने आपके यहाँ ये खोद दिया कि हम पानी की टंकी ला रहे हैं, और कैसे गड्ढे हो रखे, कैसी गंदगी हो रखी, कोई पूछने आ रहा है क्या? ये सब इसलिए है कि हमारी वोट को बरगला के हमारी वोट को ले लिया जाए। वो पैसे वाले लोग और अमीरों के गरीबों के हिस्से होते, कोई गरीब रहता क्या? इसलिए मैं आपसे अपील करने, अपने भाइयों से भी कह रहा हूं, क्या इस गुलामी की जिंदगी में जीना अच्छा लग रहा है? क्या इसको गुलामी की जिंदगी को बदलना चाहते हो क्या? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन वही चाहेगा जिसको समस्या होगी। जो खुश होगा वो क्यों चाहेगा परिवर्तन? अगर आपके पास बेहतर सुविधाएं होंगी, आप क्यों बदलना चाहोगे उनको? लेकिन अगर आप मानते हो कि सुविधा नहीं है, जुर्म जाति हो रही है, अन्याय हो रहा है, और ये सिर्फ आपका हाल नहीं है, प्रदेश के मुसलमानों को अन्याय सहना पड़ रहा है, प्रदेश के बुद्धिस्टों को, सिखों को अन्याय सहना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं। उनकी वोट ले जाते हैं, बाद में उनकी तरफ देखते नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना हूं, एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर अपनी ताकत बना लो। अगर अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए, और ये जो लड़ाई जिनसे है वो बहुत ताकतवर लोग हैं, उनके पास पैसा, पावर, साधन है, संसाधन है। हमारे पास उनके मुकाबले क्या है? वोट का अधिकार है। हम पे एक ही ताकत है, वो है वोट का अधिकार। जिस वोट के अधिकार के जरिए हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, हम अपने बीच के व्यक्ति को ताकतवर कर सकते हैं। आप मुझे घी खिलाओ तो उससे मैं ताकतवर नहीं होगा, बीमार तो हो सकता हूँ, ठीक है? घी खा के काम नहीं करूंगा तो बीमार हो जाऊंगा। आप मेरे ऊपर खूब फूल फेंको, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने भाई का साथ नहीं दोगे, अपने बेटे का साथ नहीं दोगे, तब तक चंद्रशेखर आपके लिए वो नहीं कर पाएगा जो करना। क्या आपको नहीं पता? अच्छे स्कूल आपके यहाँ खुल सकते, नहीं खुल सकते? खुल सकते हैं। अच्छे हॉस्पिटल खुल सकते हैं, बहनों के लिए अलग से स्कूल खुल सकते हैं, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खुल सकते हैं। आपके यहाँ इंडस्ट्री लग के रोजगार हो सकता है। आपको बच्चे पालने के लिए, घर चलाने के लिए आप खेतों में मेहनत मजदूरी करते हो 200-250 रुपए में। आप फैक्ट्रियों में जाते हो काम करने के लिए, और पढ़े लिखे बहनें घर में मजबूर है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। क्या करोगे? अगर अपनी जिंदगी संवारनी है तो फिर फैसला लेना सीखो। एक कहावत है, आजमाए को आजमाओगे वही मिलेगा जो मिलता है। तो फिर आजमाना बंद करो और अपने काम करने वाले बेटे भाई का साथ दो, ठीक है? मेरा संदेश उनको भी पहुंचा नहीं पहुंचा, जिनको मैं बताना चाहता हूं कि आपस में किसी बात पे विवाद मत करो। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तभी तो लड़ पाएंगे। अगर हम खुद ही अलग अलग हो जाएंगे तो फिर लड़ पाएंगे क्या? इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, और मैं सब जिम्मेदार लोगों से कहूंगा, एक माँ उधर भी बैठी है, उनसे भी कहूंगा, ये बात तो हमारे एक बड़े नेता उधर भी बैठे, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा। आपको हमारा चुनाव चिन्ह पता है? किसे किसे पता है? ईमानदार से देखो, एक मिनट पहले, ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी नहीं होगी ना तो बेकार हो जाएगा। मैं मानता हूँ जो ईमानदार होता है उस पर सतगुरु महाराज की मेहर होती है, उस पर ऊपर वाले की मेहर होती है। हाथ भाई बताओ ईमानदार जिसको हमारा निशान पता है। अच्छा रुक जाओ, मैं भी पूछ लूंगा अपने आप। ये बताओ, ये जो बहन बैठी, बताओ हमारा निशान क्या है? पढ़ी लिखी हो तुम, बताओ। ये काली चुनरी वाली बहन बैठी केतली, आप बताओ मां, बोल के बताओ, ऐसे नहीं केतली। चलो फिर तो ठीक है। आपको पता हमारा चुनाव निशान? जोर से बताओ क्या चुनाव निशान? वो जो पीछे बहनें खड़ी हैं, ये दादी जो बैठी, इसको नहीं पता होगा जो कुर्सी बैठी, इसे पूछ के बताओ। बीमार है, बीमार है, पैरालाइज। मगर आपको पता है कि भारत के लोकतंत्र में इनकी भी वोट की वैल्यू इतनी है जितनी मेरी है, समझ रहे हो? तो इनको भी बताना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? अगर एक वोट से हार गया चंद्रशेखर, फिर यही दादी याद आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो सबको बताना पड़ेगा, घर घर। कौन बताएगा भाई? मीडिया तो प्रचार नहीं करेगा, वो तो उनका है।
तो उनका मुकाबला पैसे में तो नहीं कर सकते, उनका मुकाबला संघर्ष से कर सकते हैं। जब हर आदमी कहेगा कि हमारा निशान केंद्र है, तब जाके सब लोगों तक बात पहुंचे। अब आखिरी बात ये, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आपस में मत बात करो। ये बताओ, सोचो अगर कल कोई पैसे वाला आ गया, उसने कहा भाई देखो ऐसा है, अभी तो वो कुछ बना भी नहीं, अब तो संघर्ष कर रहा है, तो उसके बारे में मत सोचो, तुम कुछ पैसे ले लो और वोट हमें दे दो, तो तुम तब क्या करोगे? अच्छा कोई कहे 5 किलो राशन तो मिल रहा है तो हमें दे दो वोट, फिर देखो एक बात समझ लो, ये बात बहुत जरूरी है आपको बताना। ये जो राशन मिल रहा है ना, गौर से सुनो इस बात को, आप ना बड़े ईमानदार लोग हो, जिम्मेदार लोग हो, आप एहसान नहीं बोलते। तो ये राशन कहां से आ रहा है आपको पता है? मैं आपको बता देता हूं, पहले सुन लो, जल्दी से सुनो, इधर इधर देखो सब लोग, तब पता लगेगा, वरना तो आप इसी एहसान में दबे रहोगे। ये जब आप मफलर खरीदने जाओगे ना, तो जब आप इसको खरीदोगे, सोचो ये 100 रुपए का है, तो 28 रुपए टैक्स जाएगा सरकार के खाते में। आप जूता खरीदने जाओगे, सोचो 500 रुपए के या 1000 रुपए के, तो 280 रुपए टैक्स जाएगा सरकार के खाते में। आप बिंदी खरीदती हो, सिंदूर खरीदती हो, जर्सी खरीदती हो, साबुन खरीदते हो, बीड़ी खरीदते हो, तंबाकू खरीदते हो, कुछ भी आप खरीदते हो घर का सामान, चीनी पत्ती सब में टैक्स लगा, ठीक है। कंपनी का जो कंपनी की कीमत है सामान की, उसके साथ टैक्स जोड़ती है सरकार। पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, तो वो सारा जाता है सरकार खाते में। मिनिमम एक परिवार 7, 8, 10 हजार रुपए महीने के खर्च करते हैं सब लोग मिलकर, ठीक है। तो यानी कि 2800 रुपए सरकार के खाते में टैक्स चला जाता है। अब उन 2800 रुपए सरकार आपको 1000 रुपए का राशन देती है, 1800 और आपके सरकार की तरफ बैठते हैं, ना कि सरकार आपके ऊपर कोई एहसान करे। समझ आई? असल तो ये है कि उन 2800 के 2800 रुपए आपके ऊपर लगने चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी, इसलिए सरकार बनती है। लेकिन अभी क्या है, 2800 में से 500 रुपए खर्च करेंगे और कहेंगे देखो हम आपके लिए राशन दे रहे हैं। आप ये भी समझ लो, आप ही का पैसा, आपने मुझे 1000 रुपए दिए, मैंने 500 लौटा दिए, तो आपके पैसे मेरी तरफ है, मेरे पैसे आपकी तरफ, बताओ। तो आप यही समझो, आपको ये फिरी फिरी कह के मूर्ख बनाया जा रहा है। असल में जो टैक्स आप देते हैं वही लाखों करोड़ का टैक्स होता है, उसी टैक्स से सरकार चलती है, उसी से इन कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, पुलिस के लोगों को, उसी से एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को तनख्वाह मिलती है, उसी से नेताओं को तनख्वाह मिलती है। ये सब पैसा आपका है, और आपका पैसा लूट के पूंजीपति देश से भाग जा रहे हैं। आपका पैसा लूट के लोग जो है बड़े बड़े महल बना के रह रहे हैं, और आपके घरों पे छप्पर भी नहीं। मैंने देखे आते हुए, मुझसे मत कहलवाओ, अभी जो घर बन गए हैं किसी पे प्लास्टर नहीं है, किसी पेंट नहीं है, और किसी घर पे छप्पर पड़ा। ये जिंदगी जानवर जैसी जिंदगी क्यों जी रहे हो आप लोग? इस जिंदगी में खुश हो गए आप लोग? मैं तो बड़े ताज्जुब में हूं। अगर जो जानवर आप पालोगे, अगर वो भी आप उसको कच्चे में रख दोगे ना, जैसे सर्दी हो और गाय भैंस अपने पाल के उसके नीचे गीला हो जाएगा, वो भी चिंगाड़ मारेगी, हल्ला मचाएगी कि बदलो बदलो बदलो, लेकिन आप नहीं, आप खुश हो। इसका मतलब आप जागरूक नहीं। आप बताओ, अगर सर्दी हो रही हो तो रजाई की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, कंबल की? तो अगर जानवर को जरूरत पड़ेगी, वो भी कहेगा कंबल लाओ अपनी भाषा में। और आप इस देश में गरीबी, बेबसी, गुलामी में जी रहे हो और कुछ भी नहीं बोलते। इसलिए किसे कहना पड़ेगा, यही समझना, किसे उसे कहना पड़ेगा जिसको वोट दे रहे हो, उसको कहना पड़ेगा कि देखो ये हमारा गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। समझ रहे हो? तुम्हें भी समझ आया नहीं आया? जो पैसा तुम्हारे ऊपर लगना चाहिए वो कहां लग रहा है? सरकार के पास। और जो पैसा स्कॉलरशिप का आता था पहले, जो पैसा आता हायर एजुकेशन का, जो पैसा आता था हॉस्टल का, जो पैसा आता था बुद्ध विहार बनने का, रविदास गुरु घर बनने का, पार्क बनने का, जो पैसा आपकी तरक्की के लिए आता, वो सारा पैसा सरकार की पॉकेट में है, और सरकार के लोग ले लेके भाग रहे हैं। वो सारा पैसा पूंजीपतियों को दे रहे हैं। किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान है, लेकिन बस चुप है। उनको लगता है सरकार मालिक नहीं, लोकतंत्र में जनता मालिक है। आप जिसे चाहो मालिक बन जाएगा। जिस दिन आप चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हो जाओगे, चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगी, जिस दिन चंद्रशेखर आजाद के हाथ में कलम की ताकत होगी, उस दिन किसी बहन की आंख से आंसू नहीं टपकेगा, किसी माँ को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, किसी के बच्चे के साथ जुर्म ज्यादती नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, अब ये देखो, निशान देख लिया? पक्का? पलटो, अब इधर भी पढ़ो, जब निशान मत देखो क्या लिखा है। इसका मतलब ये है कि मानव काशीराम साहब ने कहा, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। वो उनको पैसे देते हैं धरना से, पैसे वाले लोगों को, फिर उनके हिसाब से काम करते हैं।
इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे आपसे सहयोग की जरूरत है। सहयोग समझते हो? जयंती आ रही है ना, अब चंदा इकट्ठा होगा नहीं होगा आपके यहाँ, तो सीधे होगी ना जयंती। तो ये भी हमारी सामूहिक लड़ाई है, समझ रहे हो? तो चाहे आप इसमें 1 रुपए का योगदान करो, 1 रुपया भी इसलिए क्योंकि कोई अपने आप को ना समझे कि भाई मैं बहुत गरीब हूं, मैं 1 रुपए का योगदान नहीं कर। आप ये मत समझो कि 1 रुपया है, मेरे लिए वो लाखों रुपए से बढ़कर, क्योंकि गरीब का ईमानदारी का 1 रुपया भी बहुत ताकतवर होता है। तो चाहे आप 1 रुपए की मदद करो, लेकिन इसमें मैं इसको खोल कर रखूं, इसमें मदद जरूर करो।